सो नाउ फिजिकल डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स। कल हमने एडोलेसेंस क्या है ये सब कर लिया था और आज का अपना ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसके अंदर हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये देखने हैं कि जो एडोलेसेंट्स हैं मतलब बेसिकली जो 13 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ये एज देखिए कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं है। हर किसी के में अलग अलग पॉइंट है। जैसे वुडवर्थ तो 15 to 20 ईयर्स बोलते हैं, है ना। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टैगोर बोलते हैं एट द एज ऑफ 14। तो सबके अलग अलग राय हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं उनके बारे में बातें हो रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं, देखो गर्ल्स जो होती हैं सर्ज इन ग्रोथ। एक तो जैसे गर्ल्स 10 to 11 जब उनकी एज होती है सो एक ग्रोथ उनमें देखने को मिलेगी, जबकि बॉयज़ में 12 to 13 में जैसे हाइट वेट बढ़ जाएगा, हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि जो बाकी जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि एड्रेनल थायराइड इनको भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर देखेंगे तो पवर्टी एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। जैसे मेल्स के अंदर एंड्रोजन्स एंड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन्स, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड गर्ल्स के अंदर एस्ट्रोजन। और जैसे वॉइस देखोगे वॉइस में भी चेंज हो जाएगा, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा, पबर्टी शुरू हो जाएगी गर्ल्स के अंदर, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स और पब्लिक हेयर एंड में नाक जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। बॉयज़ के अंदर आप देखोगे तो एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टीज एंड पब्लिक हेयर, वॉइस में चेंज हो जाएगा, बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एडोलेसेंट्स के अंदर शुरू हो जाती हैं चीज़ें। चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन एंड अपीयरेंस। एडोलेसेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है और कभी कभी उनको ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि वो ऑकवर्ड फील करते हैं, है ना। कभी कभी जैसे बच्चों को शर्म आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ होते हैं विजिबल, जैसे फेस पे हेयर तो विजिबल है ना। और बॉडी कॉन्टोर चेंजेस विजिबल हैं, लेकिन काफ़ी चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते। स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। एडोलेसेंट्स एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं मूड में, इमोशंस में, बिहेवियर में। दे गेट अवेयर अबाउट द सेक्स एंड अट्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। इस एज के बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है। रेस्ट और न्यूट्रिशन, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है तो उन्हें रेस्ट भी चाहिए, स्लीप भी चाहिए एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके एक ही पर्टिकुलर कोई एज है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के में अर्ली मैच्योरेशन आ जाती है, किसी के अंदर लेट मैच्योरेशन। तो ये इनकी फिजिकल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे जैसे कि स्पोर्ट्स गेम्स, इन सब पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। एंड हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन देनी चाहिए उन्हें। जेंडर सेंसिटिविटी एंड गाइडेंस, टीचर्स को पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन या एम्बेरसमेंट ना रहे। बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए, मतलब अकेडमिक भी उनको पढ़ाना है एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ाना है। हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। टीजिंग ना हो, किसी बच्चे को सताया ना जाए, कंपैरिजन ना किया जाए। पॉजिटिव बॉडी इमेज, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। रेस्ट एंड न्यूट्रिशन कंसिडरेशंस, एडिक्वेट ब्रेक्स लो, मिड डे मील प्रोग्राम्स जो हैं वो इंश्योर भी करते हैं कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले। इमोशनल फ्लक्चुएशंस मैनेज करना ज़रूरी है, टीचर्स को पेशेंस दिखाना चाहिए एंड अगर बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं तो उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। सेफ्टी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करने चाहिए, एडोलेसेंट्स को बताना चाहिए कि देखो अब्यूज़ क्या होता है और किस तरीके से हम पर्सनल सेफ्टी रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। Then see cognitive development. Cognitive development is also very important and it is also the key transition from concrete to abstract thinking. अब बच्चा जो है वो रटने की बजाय अब दिमाग में सोचता भी है, वो तर्क वितर्क करता है, क्रिटिकली वो सोच सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकता है। उसके अटेंशन में आप इंक्रीज देखोगे। 12th के बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को आप कुछ समझाओ तो हो सकता है उसको समझने में मुश्किल आए, लेकिन बड़े बच्चा जो होता है अगर दिमाग लगाए तो समझ सकता है और कोई भी टास्क पर लंबे समय के लिए भी फोकस कर सकता है। मेमोरी लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है जो कि फॉर्मल लास्ट स्टेज थी, जीन पियाजे की SPCF लास्ट स्टेज जो थी
उसमें जो बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है, इस तरीके से यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चा करना शुरू कर देता है एब्स्ट्रैक्टली। देन डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि बच्चा जो है अब जनरलाइज कर रहा है, यानी कि चीज़ों को जो उसने सीखा है वो रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिक्स लगा सकता है। एंड जैसे देखो ये कई बार ऐसे होता है, क्लास में हम कुछ बताते हैं स्टूडेंट्स को, तो बच्चे कहते हैं मैम हम ऐसे कर लेते हैं ना। अगर मान लो हमने उनको कोई रिवीजन प्लान दिया तो वो अपनी पॉइंट्स ज़रूर रखते हैं कि मैम हम इस तरीके से कर लेते हैं। इट मीन्स वो कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की, है ना। Then ability to make decisions, obviously they can also take their decisions. क्रिएटिव इमेजिनेशन आ जाती है बच्चे के अंदर, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग उनका, जैसे कोई आर्ट, कोई म्यूज़िक, कोई राइटिंग, ये सब अपना दिखा सकता है। वाइडनिंग ऑफ इंटरेस्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ तो बढ़ती बढ़ती हैं, साथ में और भी इंटरेस्ट, और भी तरीके की लर्निंग, एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, इन सब पर बच्चा ध्यान दे पाता है। लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाता है, रीजनिंग कर पाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इस तरीके की सोच बच्चे रखते हैं। ईगो सेंट्रिज्म होती है थिंकिंग के अंदर, एल्काइंड ये कहते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं, वो आइडियाज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जैसे अगर प्रिंसिपल ने कोई रूल बनाया है तो उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों न है, ऐसा क्यों। सो अपने वो खुद के ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। मोरल एंड वैल्यू बेस्ड रीजनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं तो ऐसे क्यों हैं। सोशल जस्टिस के बारे में, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डीएम ही है, और मान लो डीएम ने ही कुछ ना कुछ रूल फॉलो नहीं किया, तो उसके बारे में सजेशन देंगे, मैम देखो जैसे स्कूल की छुट्टियां हैं हो गई, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो मैम देखो अभी तक छुट्टी नहीं की, जल्दी छुट्टी कर दी, मैम देखो कितनी जल्दी छुट्टी कर दी, हमारा सिलेबस कैसे होगा। तो ये सब रीजनिंग करना बेसिकली बच्चे शुरू कर देते हैं। क्या होगा इससे, लर्निंग उनकी अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी, अपनी थिंकिंग किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं। कुछ कुछ सोचते हैं, हाइपोथेटिकली सोचते हैं, सिचुएशनल लर्निंग करते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। क्रिएटिविटी बढ़ती है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। ईगो सेंट्रिज्म को हैंडल करना चाहिए यहाँ पे टीचर्स को। जैसे कोई भी बच्चा आकर अगर कुछ सवाल करता है तो इरिटेट होने की बजाय मेरा जो सजेशन रहता है वो यही रहता है कि ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है बच्चे की भी बात सही हो, ज़रूर नहीं है जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सभी एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो एक ही साथ एक लेवल पर नहीं पहुंचते, तो टीचिंग भी ऐसे नहीं सोचनी चाहिए कि सभी बच्चे एक ही लेवल अचीव कर लेंगे। मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन टीचर को बच्चों को देनी चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर क्या ही होगा, राइट। देन देखिए सोशल डेवलपमेंट, बच्चे रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप्स, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बाकी एडल्ट्स के साथ, फ्रेंडशिप्स, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है ना। हर किसी के साथ बच्चे जो होते हैं वो घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। पीयर रिलेशनशिप्स, यानी कि जो साथी जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बच्चा अगर कहीं पढ़ने जा रहा है तो सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। सो ये होता है पीयर इन्फ्लुएंस, जो कि उनके बिहेवियर को भी गाइड करता है। सोशल रोल्स क्वेश्चन करते हैं कि सोसाइटी में, अब जैसे मान लीजिए इस टाइम पे मेल फीमेल का बहुत ये रहता है कि हाँ हाँ फीमेल भी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो ये भी रियलाइज़ होता है, देखो हर एक चीज़ इक्वल भी नहीं हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बेबी है, सो मदर ही उसको एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड कर पाती है, लेकिन हाँ इस एज के जो बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, दोनों को ही बराबर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बाद में ही समझ आती है। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल इश्यूज जो हो गए जैसे कि जस्टिस है, इक्वालिटी है, इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ग्रुप लॉयल्टी ज़रूर होती है कि फ्रेंड्स को जो कह दिया वो तो करना ही पड़ेगा। सोशल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इंडिपेंडेंस, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, पेरेंटल कंट्रोल नहीं चाहते इतना। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, कॉपरेशन करना चाहते हैं, लीडरशिप, ये सब बच्चे सीखना चाहते हैं। इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स, ये काफ़ी देखा जाता है इस एज के बच्चों में। डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, यानी कि क्या सही है, क्या न्याय है, क्या बराबरी है, क्या इक्वालिटी है। सोशल अप्रूवल, कि दूसरे लोग भी हमें सही ठहराएं, और जो हमारे पीयर्स हैं और जो टीचर्स हैं वो उनसे एक्सेप्टेंस की उम्मीद करते हैं बच्चे।
ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। हालाँकि देखो रियलिटी में तो ऐसा होता है कि कभी-कभी नहीं भी करना चाहते, कि पूरे ज़िंदगी तो हमने पार्टिसिपेट किया, अब हम नहीं करना चाहते, ऐसा भी कभी-कभी होता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहता है, ये बहुत रहता है। कभी तो देखो हम उनको बोलते हैं बेटा आप बड़े हो गए हो, फिर हम उनको बोलते हैं आप इतने भी बड़े नहीं हुए हो। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट कभी-कभी होता है। क्या होगा इससे? वही अच्छी-अच्छी चीज़ें, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, पीयर इंटरैक्शन सीखेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझ पाएँगे, स्किल्स उनके अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है, गाइडेंस उनको प्रोवाइड हो पाएगी। देन डिसिप्लिन अच्छा रहेगा उनकी लाइफ में, मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन मिलेगी, जेंडर सेंसिटिविटी आएगी, एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट में एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल करना वो सीखें, मोरल रीजनिंग करना सीखें। जैसे लॉरेंस कॉलबर्ग कन्वेंशनल से पोस्ट कन्वेंशनल पर लेकर गए थे। पोस्ट कन्वेंशनल में लास्ट में हमने जो पढ़ी थी, लास्ट की 2 स्टेजेस, वहाँ तक पहुँचना है। पर्सनल वैल्यूज़ को फॉर्मुलेट करना है। इसके बाद सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस होना चाहिए। एडोलेसेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर सकते हैं बिटवीन पर्सनल डिज़ायर्स एंड सोशल। जैसे बच्चा खुद तो कुछ करना चाहता है लेकिन सोसाइटी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो क्वेश्चन करते हैं। एम्पैथी होना चाहिए, दूसरे की फीलिंग को समझे। आइडियलिज्म एंड एथिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चे आइडियलिस्टिक बने, अच्छे बिलीव्स हों। पीयर और सोशल ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर होता है, और रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होगा। सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि पेपर में ये पॉइंट्स पूछे जाएं, बट हाँ कभी कभी आते भी हैं। मोरल एजुकेशन हम बच्चों को कराएं, उन्हें मॉरल डायलेमास डिस्कशंस कराएं, टीचर्स बच्चों को कुछ ना कुछ रोल्स दें, एम्पैथी बच्चों को सिखाएं, मोरल जजमेंट हम बच्चों को इंकरेज करें, एक अच्छा क्लासरूम का क्लाइमेट क्रिएट करें, एक पॉजिटिव बिहेवियर, हार्श पनिशमेंट नहीं देनी, गाइडेंस देना है बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ उनको बनाना है। यही इमोशनल डेवलपमेंट है कि पीयर ग्रुप के साथ भी मिलके रहें। इमोशनल इनस्टेबिलिटी जो होगी वो क्रिएट हो सकती है, बट यहाँ पे मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि उनके फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है। आइडेंटिटी बनाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं, इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं इस एज में, ठीक है। इन्फीरियोरिटी भी हो जाती है कभी कभी क्लास के अंदर बच्चों को, डे ड्रीमिंग दिन में ही सपने देख रहे होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कब थोड़ी होती है, थोड़ी नहीं भी होती, एम्पैथी भी होती है, इमोशनल अटैचमेंट भी होती है, रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन, चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें। एक ग्रेजुअल इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है। इम्प्लीकेशन क्या है? वही एक अच्छा एनवायरनमेंट, गाइडेंस, काउंसलिंग, एम्पैथी और एफर्ट्स दिखाने हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प करना है, ठीक है। सो ये आपका कुल मिलाकर चैप्टर था, जो कि एक वीडियो के अंदर और मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं ना, क्योंकि इतना कुछ खास फिर नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो सैटरडे संडे को क्वेश्चंस कर लेंगे फिर। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट देखिए, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। नाउ सी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारे वो वर्ड सीख रहे होते हैं, पढ़ने से लेके, इंटरेक्ट करने से लेके, मीडिया से लेके। इम्प्रूव्ड ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चों को रूल्स जो होते हैं वो रटने की बजाय उनको समझना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज को वो थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं, और अपने आइडियाज़, अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो दे पाते हैं, कॉन्क्रीट ना करके एक्सप्रेस कर पाते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अंदर आ जाती है, रीजनिंग कर पाते हैं, परsuade कर पाते हैं, आइडियाज़ प्रेजेंट कर पाते हैं। यूज़ ऑफ स्लैंग एंड पेयर लैंग्वेज, स्लैंग और पेयर लैंग्वेज तो बच्चे आपस में ही सीख जाते हैं। इंक्रीज इंटरेस्ट रीडिंग राइटिंग, कुछ बच्चे नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ऑनलाइन कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेटर कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशन, मीन्स जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेक्स्ट्स हैं या कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, एस्से लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, डिस्कशंस करते हैं। लैंग्वेज का क्रिटिकल एंड क्रिएटिव यूज़ करना सीख जाते हैं। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, यानी कि लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, आप बैठे हो लेकिन आप किस तरीके से बैठे हो वो भी आपके स्ट्रक्चर को, आपके स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। मीडिया टेक्नोलॉजी, बच्चे आज के टाइम पे तो देखो सोशल मीडिया से सब कुछ ही आपको पता है, टेलीविज़न, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं एडोलेसेंट की कम्युनिकेशन एंड न्यू वोकैबुलरी भी सीखने में मदद करते हैं। क्या होगा अगर बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट होगी, बच्चे बोलना अच्छे से जाते हैं, जानते होंगे, तो क्या होगा? अच्छी उनकी रीडिंग हैबिट्स बनेगी,
स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती हैं, राइटिंग स्किल अच्छी होगी, लैंग्वेज वो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज और एकेडमिक लैंग्वेज पढ़ा भी सकते हैं, लैंग्वेज एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते हैं, बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल स्किल सीख सकते हैं, लैंग्वेज अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं और पीयर लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उन्हें फॉर्मल लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। देन इंटरैक्टिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, करिकुलम में क्या लैंग्वेज का यूज़ है उसको भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। समरी क्या है? समरी, ये जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं हमने वही सब है कि बच्चों के अंदर एकदम से फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस आएंगे, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स मैच्योर हो रही होंगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है बच्चों की, पीयर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनली वो इनस्टेबल हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस हैं, इन्फैचुएशंस हैं, रिलीजियस बिहेवियर एंड डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस चाहते हैं, लीडरशिप ट्रेट्स उनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे सर्च कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनको ज़्यादा हो गई है, फिलॉसफी अपने खुद के बिलीव्स, अपने खुद की आइडियोलॉजीज क्रिएट कर रहे हैं, करियर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस टाइम पे? चैलेंजेस भी यही हैं कि वो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली चेंज हो रहे हैं, क्राइसिस है, डिलेमा है, आइडियाज़ के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, कॉन्फ्लिक्ट हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, रोल एंड सेल्फ आइडेंटिटी के वो सर्च कर रहे हैं, डेलिंक्वेंसी एंड रिस्क बिहेवियर को वो सर्च कर रहे हैं, है ना, कि क्या करें क्या ना करें इस टाइम पे। देखो काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, तो ये भी बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्ट्री हेट्रोसेक्सुअल एडजस्टमेंट्स की सब जो है बच्चे अलग अलग हैं और थोड़ा सा हमें क्या करना है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। कई कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ भी बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, कोई डिप्रेस हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। करियर की हम क्या बनना है लाइफ में, अब हम क्या करें एजुकेशन के तौर पे, हम क्या करें, हम बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दें, ठीक है। हम जैसे डिबेट्स कराएं, पोइट्री राइटिंग कराएं, हम बच्चों को इमोशनली डेवलप करें, है ना, हम बच्चों को प्री ऑक्यूपेशनल एजुकेशन दें, फिलॉसफी की भी एजुकेशन होनी चाहिए, रिलीजियस मोरल एजुकेशन होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर मेथड्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए, अडल्ट लाइक बिहेवियर, हमें बच्चों के प्रति एकदम हार्श बिहेवियर नहीं रख सकते, रिकॉग्निशन करना है, कंट्रोल करना है। अब एक है डेवलपमेंटल टास्क। व्हाट इज डेवलपमेंटल टास्क? डेवलपमेंटल टास्क का मतलब क्या है? वो टास्क जो बच्चे फेस करते हैं अलग अलग पीरियड्स ऑफ लाइफ में। डेवलपमेंट टास्क का मतलब जो एक पीरियड ऑफ लाइफ में आएगा और जैसे वो खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा टास्क आ जाएगा, और अगर वो फेल हो गए, वो अचीव नहीं कर पाए, तो फिर उससे मतलब थोड़ी सी मायूसी आएगी और डिफिकल्टी आएगी। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या है? अच्छे रिलेशंस, अच्छे सोशल रोल्स, अपनी फिजिक अच्छे बनाना, बच्चे जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, पेरेंट्स के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशन सर्च करना, मैरिज के लिए रेडी होना, ये सब नॉर्मल पॉइंट्स हैं। चलिए, अब इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस दो होते हैं, एक जेनेटिक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। जेनेटिक मतलब आपके क्या क्रोमोसोम्स एंड आपके क्या जीन्स हैं। 23 पेयर्स होते हैं, है ना, और हर क्रोमोसोम जो होता है फ्रॉम ईच पेयर कम्स, और एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। जीन्स, जीन्स क्या है? जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर ही बेसिक्स यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं। देन जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। जीनोटाइप का मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, और फिनोटाइप मतलब आपके जैसे पेरेंट्स के साथ आपकी आंखों का कलर या हाइट मैच होता होगा या कुछ बिहेवियर मैच होता होगा, तो वो फिनोटाइप है। और जो आप उनकी वजह से जो आप हो, दैट इज जीनोटाइप, और जो आपको उनके साथ मैच होता है, दैट इज फिनोटाइप। डोमिनेंट जीन्स मतलब जो जीन्स ज़्यादा है, और रिसेसिव मीन्स विच रिक्वायर्स टू कॉपीज, वन फ्रॉम ईच पेरेंट टू शो देयर इफेक्ट्स। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं? जिनका सेम जेनेटिक मेकअप है। और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? जिनके दो सेपरेट एग्स हैं, मतलब दोनों अलग अलग है। यहाँ पे क्या होता है? सेम होते हैं वो लोग। और फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर जैसे देखो, दो ट्विंस ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम होती हैं, और दो ऐसे होते हैं जैसे कि एक साथ पैदा तो हुए हैं लेकिन शक्लें सेम नहीं हैं। तो मोनोजाइगोटिक के अंदर उनका सेम जेनेटिक मेकअप होगा, जबकि फ्रेटर्नल के अंदर दो सेपरेट एग्स होंगे और डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स होंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब दोनों पेरेंट्स से जो जीन्स मिलते हैं उसका कॉम्बिनेशन बनता है, और सिबलिंग्स जो हैं उनका सेम जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्या है वो भी मैटर करता है, और डगल्स एंड हॉलैंड तो ये कहते हैं कि सभी चीज़ हमारे आसपास जो हैं वो हमारी लाइफ को, हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। एनवायरनमेंट ही वो चीज़ है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। प्रीनेटल जो मतलब जन्म से पहले है, और पोस्टनेटल जो जन्म के बाद है।
ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है जो कि ब्रॉफिन ब्रेनर ने दी थी। इसको आप थोड़ा-सा यहाँ से देखेंगे तो समझ में आएगा। वैसे देखो ये इंडिविजुअल है, उसके आस-पास जो जिससे आप डेली मिलते हो ना दैट इज़ माइक्रो सिस्टम। फिर एक मीसो सिस्टम है, फिर एक एक्सो सिस्टम है, फिर मैक्रो है और फिर क्रोनो है। तो माइक्रो के अंदर क्या है? आपके फैमिली, स्कूल्स, फ्रेंड्स। मीसो के अंदर क्या है? जैसे पेरेंट्स और स्कूल, ठीक है? पीटीएम टाइप। एक्सो टाइप में आपका वर्क एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सर्विसेज, मास मीडिया। मैक्रो के अंदर पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल कॉन्टेक्स्ट और क्रोनो के अंदर जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है? तो माइक्रो मीन्स जिससे आप डेली मिल रहे हो और मेसो मीन्स पीटीएम पे तो कभी-कभी मिलते हैं ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना। एक्सो का मतलब जैसे हम बोले भाई बीकानेर का तो वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा वैसा है ना? अरे ये वाला तो बहुत ही ऐसे हो गया है, तो दैट इज़ एक्सो सिस्टम। मैक्रो मीन्स आपकी कंट्री का कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लॉज़ कैसे हैं और क्रोनो मीन्स टाइम टू टाइम अरे ये टाइम तो 2000 तो ऐसा चल रहा है, सो दैट इज़। नेचर, नर्चर, नेचर मीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है और नर्चर जो हमारा एनवायरनमेंट है। ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही मेल-जोल है। वॉटसन ये कहते हैं आप मुझे 1 डज़न इन्फेंट दीजिए और मैं उन्हें एक-एक करके वो बना दूँगा। मैं चाहूँ तो डॉक्टर बना दूँ, चाहूँ तो लॉयर, चाहे तो आर्टिस्ट, चाहे इंजीनियर, चाहे चीफ, चाहे बेगर भी बना सकता हूँ। उसके टैलेंट और उसके एबिलिटीज़ और रेशियल ओरिजिन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप कल लाइव ज्वाइन करेंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, फिर कल हम लाइव में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ इट विल बी रिकॉर्डेड। एंड रिवाइज करिए। चैप्टर 2 आपका आज खत्म हो गया है। 158 क्वेश्चंस है। कल हम लर्निंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे को स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।